गुड मॉर्निंग। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू कर रहे हैं। अपने पास लॉ हम कर रहे हैं। याद रखना है आपको कि जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत। बुक मेरे को दिखा, बुक दिखा, दिखा इधर। बंद करके रख दे इसे। इतनी रखा है इसमें, किताब देख रहे हैं यहाँ पे। बेशर्म। अच्छा ठीक है, सुनो। लॉ की क्लास हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड एथिक्स एंड कौन सा बचा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये करना है। ये नहीं, आने वाली आगे की कुछ क्लासेस में हमारा हो जाएगा। मैं हर एक चीज कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, क्योंकि एग्जाम्पल में आपको समझ थोड़ी सी जल्दी आएगा और बोरिंग थोड़ा सा कम लगेगा। काफी सारे एग्जाम्पल्स में मैं आपको इन्वॉल्व करूंगा, तो ये मत सोचना कि सर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। और बेटा बोतल पूरी भर के लाइए, ठीक है? ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर ऊपर से कि हमारे पास जो बच्चों लॉ हम पढ़ रहे हैं, ये कमर्शियल लॉ है। जो हम पढ़ रहे हैं कमर्शियल लॉ मतलब जो कॉमर्स लाइफ में यूज होने वाले लॉ है। कॉमर्स मतलब जहां पे ट्रेडिंग, परचेज, सेल्स ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, सर्विसेज बोले तो बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, इन चीजों में जब भी कुछ भी आता है तो वो सारी की सारी चीजें कमर्शियल लॉ में आती है। लॉ इसके अलावा भी बहुत कुछ है बच्चों, लेकिन याद रखना जब कमर्शियल लॉ की बात करते हैं तो एक पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है, चाहे यूज करने के लिए ले रहा हो या फिर आगे ट्रेड करने के लिए ले रहा हो, चाहे आग लगाने के लिए ले रहा हो, उसकी मर्जी है। ठीक है, जैसे हमने कुछ, आपको पता है बच्चों, कुछ गुड्स हम सिर्फ और सिर्फ आग लगाने के लिए लेते हैं। मानते हो तुम क्या? पेट्रोल नहीं भैया, बम पटाखे। दिवाली के टाइम पे हम कुछ गुड्स को सिर्फ और सिर्फ आग लगाने के लिए लेते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब इतना है कि यहाँ पे याद रखना है कि डुअल रिलेशनशिप होती है जब हम कमर्शियल लॉ की बात करते हैं। तो एक पर्सन होगा विच इज परचेजर और ही कैन बी सेलर, और दूसरे से पैसा, गुड्स या सर्विसेज, कुछ एक चीज वो लेगा। अभी बच्चों हम कमर्शियल लॉ से भी ऊपर की बात कर रहे हैं कि लॉ क्या होता है। तो कहता है लॉ मीन सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न्स द बिहेवियर रिलेटिंग टू सिविलाइज्ड सोसाइटी। सो दिस इज द क्रक्स बच्चों की लॉ बनाया क्यों गया है, ताकि सोसाइटी ना सिविलाइज्ड रहे। और सोचो अगर रूल्स ही नहीं होंगे ना तो सोसाइटी सिविलाइज्ड हो ही नहीं सकती। और उसका बेस्ट एग्जांपल है, आप अपने स्कूल में चले जाओ, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, अगर टीचर आके यूं ना करवाती तो क्या कोई चुप होता? अगर टीचर ना धमकाती तो क्या कोई चुप होता? है ना? ये देखो, ये यहाँ चुप नहीं हो रहे। तो किसी किसी को जरूरत होती है थोड़े से बूस्ट की टीचर के ना, कि टीचर आए, कुछ बोले, जलील करे थोड़ा सा, तभी मजा आएगा। है ना? उसके बाद ही अपना इनपुट देंगे। सेम टू सेम जैसे हम एक सिविलाइज सोसाइटी की बात करते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिविलाइज्ड ही है, लेकिन कोई कोई होते हैं जो कहते हैं नहीं यार, कुछ तो आड़ा टेढ़ा करते हैं, है ना, मजा नहीं आ रहा। तो एक जगह लिखा है कि सड़क पे थूके ना, वहीं जाके उसी के ऊपर अपना नया डिजाइन बना के आते हैं लोग। खैर, तो ऐसे ही लोगों के लिए, ऐसे लोगों को गवर्न करने के लिए रूल्स बने हैं। रूल्स एप्लीकेबल सब पे होते हैं, लेकिन जो गड़बड़ करेगा उन पे पेनल्टी लगाई जाएगी, उन्हें पनिश किया जाएगा। आगे कहता है बच्चों, देयर इज नो नीड ऑफ लॉ इन अनसिविलाइज सोसाइटी। अब अनसिविलाइज सोसाइटी की बात करें बच्चों, किसी भी जानवर को डालो, सारे के सारे जानवरों की सोसाइटी अनसिविलाइज्ड है, तो उनका कोई रूल तो होता ही नहीं है ना? कभी आपने देखा है एक डॉगी किसी दूसरे डॉगी को कहता है कि भाई ये खंबा तो मेरा था, हाउ कुड यू यूज दिस खंबा, है ना, दिस बिलोंग्स टू मी। तो दे आर नॉट सिविलाइज्ड, कोई भी आके कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लड़ाई करते हैं। अब तो पर्सनल हो रहा है, इतना मैंने इतना ध्यान नहीं दिया भाई, मेरे को काम है और भी। आगे कहता है वाई वन शुड नो द लॉ। आपको बच्चों एक चीज याद रखनी है, आगे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ेंगे कि कानून की जानकारी आपको होना जरूरी है। अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया और आप ये बोलते हो कि आपको कानून नहीं पता था, तो इस लाइन को पढ़ो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। गाड़ी में बैठ जाओ, ट्रेन में बैठ जाओ बिना टिकट लिए और बाद में बोलो हमें तो पता नहीं था, क्या आपको माफ किया जाएगा? तो याद रखना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ के अगेंस्ट कभी भी माफ नहीं किया जाता। ठीक है, आपने कल को किसी का खून कर दिया और बोला यार हमें तो पता ही नहीं था, ये तो आईपीसी के अंदर क्राइम है, इसके अंदर फांसी की सजा भी हो जाती है, वरना हम नहीं मारते। तो नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे पहले सेक्शन 1 है इसका बच्चों, इसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। अब आप इस लाइन को काट दो,
ये लाइन किसी काम की नहीं है। ठीक है, कब से हुआ है? 1 सितंबर 1872। एग्जाम में पूछ सकता है कि किस डेट से हुआ है, रेयर चांसेस है बट पूछ सकता है। ठीक है, अब बच्चों इससे पहले कहता है प्रायर टू दिस इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हाँ यहाँ पे कोई है बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उससे पहले था यहाँ पे ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसे बोलते थे। नाम बदल दिया बच्चों, अभी भी अंदर सारी की सारी चीजें वही हैं जो पहले थी, उनको चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट जस्ट इन पर्सोनम नॉट जस्ट इन रेम। जस्ट इन पर्सोनम का मतलब होता है बच्चों राइट अगेंस्ट द पर्सन, राइट अगेंस्ट अ पर्सन, सिर्फ एक व्यक्ति के अगेंस्ट आपको राइट देता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट की बात है बच्चों, ये मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे से पढ़ रहे हो, कल को मैंने आपको क्लास नहीं दी, आपको मेरा पढ़ाया पसंद नहीं आया, तो आप सिर्फ मेरे से ही तो लड़ोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि जिस बिल्डिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ नीचे सुनील अंकल को ही पकड़ लिया आपने, इधर आओ, तुम ही थे ना तो ऐसे थोड़ी किसी को भी पकड़ के तुम लड़ने लग जाओगे, है ना। कल को जो मेरे लिए कॉलिंग कर रही है साक्षी, तो हो सकता है यहाँ पे अंशिका कहे साक्षी तू आ, तू मिल मेरे को, बाहर मिल, तेरे को तो मैं बताती हूँ, है। तो ऐसा नहीं है बेटा, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे ही अगेंस्ट राइट रखते हो। सिमिलरली आप कुछ भी परचेज करो, सेल करो, आपकी सर्विस हो, जो भी हो, आपकी सिर्फ लड़ाई होती है तो दुकान वाले से होती है ना, कि भैया ये चीज सही नहीं है। लड़ाई का मतलब ये भी नहीं है कि प्रॉपर लड़ाई होती है, तो जो भी उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड वो होती है, आपका राइट सिर्फ उस व्यक्ति के अगेंस्ट है और किसी के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन ये इंडिया, यहाँ खाली लोग बहुत होते हैं। आप दुकानदार से लड़ रहे हो, वहां दुकानदार के फेवर में दो लोग आएंगे, आपके फेवर में दो लोग आएंगे, दुकानदार और आप चुप रहोगे और ये दोनों लोग आपस में डिबेट कर रहे होंगे। तो ये इंडिया, यहाँ पे बहुत खाली लोग होते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहो। चलो बच्चों, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो यहाँ कहता है कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे। इस प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है, ये वाला प्रिंसिपल है, PLE वाला। एंड स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेन, प्लेज, ये सब पढ़ेंगे। और बाकी में हम सिर्फ और सिर्फ जनरली हमारा क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी थी, इनमें से किसी के भी नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। नाम तो छोड़ो, जो डेफिनेशन दी है उसको भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। क्या नहीं पूछेगा, मैं बोल तो रहा हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, पेपर मैंने ही सेट किया है। किसी की डेफिनेशन, पूरे लॉ में किसी व्यक्ति का कोई जिक्र नहीं है। कहता है बच्चों एवरी एग्रीमेंट प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली अभी जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, पहले वही बना देता हूं बच्चों में। सबसे पहले ये होते हैं बच्चों, दो लोग होते हैं, चंगू और मंगू। ठीक है, चंगू मंगू ये दो लोग हैं, इनके बीच में आपस में बात होती है, तो चंगू एक ऑफर करता है और मंगू कर लेता है उसको एक्सेप्ट। ओके, चंगू मंगू में ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, और जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एक दूसरे से मिल गए तो इनके बीच में बन गया प्रॉमिस। फिर प्रॉमिस के बाद इन्होंने ऐड कर दिया उसमें क्या, कंसिडरेशन, तो ये बन गया कुछ भी, ये बन गया एग्रीमेंट। फिर उसके बाद बच्चों एग्रीमेंट जो बना था, उस एग्रीमेंट में हमने एनफोर्सेबिलिटी ऐड कर दी। क्या बन गया बेटा, लो बन गया चलो कोई बात नहीं, इस बार माफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी मैं ऊपर ऊपर से कर रहा हूं, जब हम टेक्स्ट बुक के अंदर जाएंगे तो बहुत डिटेल में इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो ऑफर का मतलब क्या होता है, जहां पे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है कि भैया ये काम कर देना। ठीक है, तो ऑफर्स जो होते हैं बच्चों, ऑफर्स की बात माननी जरूरी है। अगर आप ऑफर की बात नहीं मानोगे तो ऑफर रिजेक्ट हो गया। जैसे आपकी मम्मी आपसे कहती है कि बेटा पानी ले आना, उन्होंने ऑफर किया, आप रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन क्या आप करोगे? नहीं। और दूसरी चीज बच्चों, जैसे ही मैंने कहा आपकी मम्मी, तो आप याद रखना मैं आपको हाउस होल्ड पे ले गया, और हाउस होल्ड वाले कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते। ठीक है, तो ऑफर, जैसे मैंने आपको ऑफर कहा कि बेटा मेरे से क्लास ले लो, अब आप दो चीज करोगे कि सर हम क्लास लेंगे या तो नहीं लेंगे, या तो एक्सेप्ट करोगे या तो रिजेक्ट करोगे।
तो जब एक्सेप्ट हो जाता है तो बच्चों हमारा प्रॉमिस बन गया। तो ऐसे बच्चों मेरे साथ बहुत लोग प्रॉमिस बनाते हैं, आप बहुत लोगों को प्रॉमिस करते हो कभी कभी अपने दोस्तों को, अरे वहां पार्टी, अरे हम तो जरूर आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, क्या बात कर रहे हो सर, हम तो जरूर आएंगे, है ना। सो और हम जाते नहीं है, क्यों? बिजी होने की वजह से। तो यहाँ एक लड़का बैठा है, ये कह रहे सर आप कर रखो पार्टी, मैं तो जरूर आऊंगा। तो मुझे पता है तू आएगा, इसलिए मैं तेरे को इनवाइट ही नहीं करूंगा। जो नहीं आएगा हम उसको इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से पार्टी है गोवा में, गोवा ताज होटल, ठीक है, आ जाना सबको है बेटा, सबको आना है, सबको आना है, जब जब चाहे आ जाना। चलो, प्रॉमिस हो गया बच्चों। प्रॉमिस के बाद नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन। अब देखो प्रॉमिस ये हुआ है कि मैंने कहा कि बेटा मेरे से क्लास ले लेना, आपने कहा ठीक है सर। फिर मैंने कहा बेटा क्लास लोगे ना, क्लास फ्री में नहीं, आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो आपने कहा सर ठीक है हम नहीं ले रहे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप मना कर दें, बाद में रिजेक्शन दें। लेकिन अगर जो कंसिडरेशन मतलब बदले में जो मैंने आपसे मांगा है, कंसिडरेशन को हम क्या बोलते हैं? समथिंग इन रिटर्न। जो भी बच्चे बदले में जाएगा उसको बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न, एंड दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो ऑफर में मैंने ही आपको एक चीज कही थी, कंसिडरेशन में आपने भी मुझे कुछ बोल दिया। हो सकता है आपने ऑफर में ही बोल दिया हो कि सर ये पेन हमें दे दो 10,000 रुपीज का। ओके, तो मैं कहूंगा ले जाओ बेटा, 8,000 का ले जाओ, 10 का क्यों ले जा रहे हो? तो कंसिडरेशन मतलब जहां पे बदले में भी कोई चीज रखी है। अगर बदले में कोई चीज रखी है तो उसे एग्रीमेंट बोला जाता है। एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि दोनों साइड से कुछ ना कुछ लिया और दिया जा रहा है, दोनों ही पार्टी उस चीज के लिए एग्री कर रही है। अगर दो पार्टी उसके लिए एग्री कर रही है, बुक दिखा, पता नहीं क्या हो गया, लोग बुक लेके खोल रहे हैं, इधर देख जो यहाँ हो रहा है। यस, यस बच्चों, तो याद रखना है, अगर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपको 10,000 का ये पेन बेचूंगा, आप खरीदने के लिए इसको एग्री कर रहे हो, तो मुझे और आपको ये बात एक्सेप्टेबल है, तो पूरी दुनिया में थर्ड पर्सन किसी को भी कोई फर्क पड़ता है, कोई भी फर्क पड़े तो वो कुछ उखाड़ नहीं सकता। हमने पहले ही देखा था कि इसमें राइट अगेंस्ट पर्सन क्रिएट होता है, जस्ट इन रेन क्रिएट होता है। मतलब हम दोनों की आपस की सेटलमेंट है। मान लो बच्चों ये पेन है 20 रुपए का, बट मैं आपको 10,000 में बेच रहा हूँ और आप 10,000 में परचेज करने को तैयार हो, तो किसी और को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर हमारा एग्रीमेंट बन चुका है बच्चों, तो एग्रीमेंट काफी नहीं है, एनफोर्सेबिलिटी होनी जरूरी है। क्योंकि हमारे देश में हम जो लोग होते हैं, हम अपनी बातों के पक्के नहीं होते। तो और हमारा ही देश है बच्चों जिसमें गाना बना है कि झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा। ठीक है, कोई इंग्लिश सॉन्ग सुन लो, योर प्रॉमिस इज फॉल्स, योर प्रॉमिस इज लाई, ऐसा कुछ नहीं होता। बट इंडिया में ही है कि तेरा वादा झूठा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में ऐसे ही होता है बच्चों, बहुत लोग झूठे वादे कर देते हैं, या सिचुएशन एनालिसिस करे बिना ही वो किसी एग्रीमेंट में आ जाते हैं और बाद में पीछे हट जाते हैं। इसीलिए एनफोर्सेबिलिटी को बीच में लाया जाता है। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब हो गया बच्चों लॉ को बीच में लाना, जहां पे लॉ एनफोर्स करेगा। और आपको पता है बच्चों, एक चीज अगर लॉ एनफोर्स कर देगा ना, तो वो तो आपको कुछ ना करके भी माननी पड़ेगी। ठीक है, आपको बच्चों डॉक्टर ने बोला मास्क पहनो, कोरोना हो रहा है, आपने मास्क पहना? नहीं पहना। ठीक है, कल को अगर गवर्नमेंट कह दे कि भैया मास्क ना पहनने पे 200 रुपए का फाइन है, तो यहाँ लॉ एनफोर्स कर रहा है, पहनोगे या नहीं पहनोगे? सवाल ही नहीं होता। आपसे मम्मी पापा बचपन से बोल रहे हैं आलतू फालतू बेटा घर से बाहर मत निकला करो, आप निकलते हो। लेकिन कोरोना में बोल दिया गवर्नमेंट ने कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, जो बाहर निकलेगा उसकी खातिरदारी पुलिस अपने डंडों से अच्छे से करेगी। कोई बाहर निकला? एक आध निकले, वो इसीलिए क्योंकि तुमसे पुलिस टकराई नहीं। अगर तुमसे टकरा जाती, तुम अभी क्लास लेने नहीं आते यहाँ पे। हाँ, तो तुम लकी थे, यू वर लकी। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए लॉ का बीच में आना जरूरी है। क्योंकि बिना लॉ के आए ना, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो आपने ये देख लिया कि एग्रीमेंट फाइनल चीज है, जिसमें जब एनफोर्सेबिलिटी ऐड हुई तो कॉन्ट्रैक्ट बना। तो आपको यहां से याद रखना एक और चीज बच्चों, यहां ऊपर भाई साहब ने डेफिनेशन में बोला एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो उसके हिसाब से प्रॉमिस वर्ड नहीं आता है। ठीक है, नॉर्मली तो कोई भी चीज अगर लॉ एनफोर्स करवा रहा है तो वो लॉ ही बन गया, वो कॉन्ट्रैक्ट ही बन गया, अगर लॉ उसको एनफोर्स कर रहा है। लेकिन हमें वो चीजें पढ़नी है जो चैप्टर के अंदर है। तो ये जो लोग है ना बच्चों, जिनकी ये कहानियां पढ़ रहे हो कि इसने कहा एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन इंटेंडेड टू एनफोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आपको याद ही नहीं रखनी। डेफिनेशन हमें कौन सी याद रखनी है? जो कि सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट में दे रखी होती है। किसी भी एक्ट के सेक्शन 2 में हमेशा डेफिनेशंस ही दे रखी होती हैं।
तो बात क्लियर हो गई। तो आपको ये पता है कि अगर कोई एग्रीमेंट एनफोर्स ना हो तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, और अगर वो एग्रीमेंट ही नहीं बना तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट बनना जरूरी है, एग्रीमेंट होने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंसिडरेशन के साथ साथ प्रॉमिस जरूरी है। ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी एब्सेंट होता है तो उसके लिए हम बोलेंगे कि उस केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो ये ऊपर ऊपर की चीज थी, ये जो प्लस माइनस था ये मेरे को बताना था आपको। अब थोड़ा सा अंदर डीपली जाते हैं। सबसे पहले कहते हैं बच्चों ऑफर या प्रपोजल। तो कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज अनदर। ओके, तो बेटा ये आपने पहले क्यों नहीं बोला? नहीं, तुमसे नहीं बोल रहा मैं, ऑनलाइन में। अरे ये मासूम मासूम बच्चे हैं ना, स्क्रीन शेयर मैंने करी नहीं और बच्चे कह रहे हैं कि सर आपकी वीडियो शो नहीं हो रही। बेटा इसमें जो आप मैसेज करते हो ना ये मेरे को नहीं दिखते दूसरी स्क्रीन में, तो आपको बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट चीज थी ना, तो यहाँ डिस्टर्ब करना बनता है। ठीक है, कोई नहीं, आप कभी भी वीडियो ना चले तो वो हमेशा कर देना, ये बात आगे दोबारा रिपीट हो जाएगी। चलिए, तो हम शुरू करते हैं, हम बात करते हैं पहले ऑफर की। तो ऑफर पहले मैं डेफिनेशन में आपको समझाता हूँ। याद रखना है आपको बच्चों, डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, हर एक चीज का क्रक्स याद रखना है। तो आपको मेरी आवाज सुननी है और उस बात का ध्यान रखना है। कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर willing to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of other person either to such act or abstinence he said to make a proposal। तो कहता है बच्चों जहां एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहे या कुछ ना करने के लिए कहे, किस एम से? विद व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, मैं चाहता हूं कि सामने वाला अपना एसेंट दे दे या फिर मुझे अपनी एक्सेप्टेंस दे। ऑफर तभी है जब आप सामने वाले से एक्सेप्टेंस लेना चाहते हो। अगर आप सामने वाले से एक्सेप्टेंस नहीं लेना चाहते तो वो ऑफर थोड़ी है। अभी लास्ट क्लास में वो मान्या आई थी क्लास में, और मान्या की दो सहेली आई थी क्लास में, तो मैंने पूछा था कि बेटा चाय पियोगे? तो बच्चों मैंने आपसे पूछा चाय पियोगे। ऑफर तब है जब मैं चाहता हूं कि आप यस बोलो, लेकिन मन मन में मैं कह रहा हूं कि यार कोई चाय ना पिए, कोई ना चाय ना पिए, तो ये ऑफर नहीं है, ये फॉर्मेलिटी है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड ऑफर। ठीक है बेटा, तो मैं आपसे कहता हूं कि बेटा चलो पार्टी करने चलते हैं, या मैं आपसे बोलूंगा बेटा आप चॉकलेट खाओगे, और मन मन में मैं ये चाह रहा हूं कि आप ना बोल दो, तो ये ऑफर नहीं है, ये क्या है? दिस इज फॉर्मेलिटी। तो याद रखना बच्चों, जैसे आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो आप उनसे कहते हैं कि चाय चाय वाय लेंगे, मन से आप चाहते हैं कि आप ना दें, है ना? ये होता है ना, सभी के साथ होता है। ठीक है, और ये तो कुछ नहीं है बच्चों, मेरे पड़ोसी और महान है। वो क्या करते हैं, मेरे पड़ोस में जो बच्ची है वो अपने दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, कहती है मम्मी भैया आई है, भैया आए हैं, और फिर गेट पे खड़े होके ऐसे गेट से सर बाहर निकाल के कहती है अरे भैया अंदर आओ ना, अंदर बैठो, ऐसे कहती है, और खुद वहीं फंसी हुई है। तो वो तो इंटेंशनली फॉर्मेलिटी भी नहीं कर रही, वो डायरेक्टली कह रही है कि मैं बुलाऊंगी लेकिन आप निकलो ऊपर अपने घर की तरफ। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, तो इसको ऑफर नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो एक बार मेरे को कोई दोस्त था, वो कह रहा था लो भाई साहब काजू खाओ, हम कुछ ऐसा खा रहे थे या पी रहे थे जिसमें काजू में मजा आ जाता है। ठीक है, तो उसने कहा काजू खाओ, मैंने कहा यार मैं तो बस दो ही काजू खाऊंगा। वो कहते नहीं, खा तो आपने 17 लिए लेकिन गिन कौन रहा है? तो ये भी फॉर्मेलिटी थी कि फॉर्मेलिटी के अंदर हमें दे रहा है। और आप भी इसलिए मेहमानों को आप कहते हो नहीं सर हम तो प्रॉपर ऑफर करते हैं कि भैया बिस्किट आएंगे, बिस्किट विस्किट खाएंगे मेहमान, आप इसलिए नहीं करते, आप वेट करते हो मेहमान कब वापस जाएगा, और फिर आप अटैक धावा बोल दोगे एकदम उस चीज पे। ठीक है, ये सब करते हैं। तो बच्चों आपको ऑफर क्लियर हुआ ना? जैसे आपके मदर, आप मम्मी पापा ऑफर देते हैं कि बेटा मेहमान जब तक आए हैं तब तक उन चीजों पे हाथ मत लगाना, मतलब दे आर ऑफरिंग यू टू नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करने के लिए आपको बोला जा रहा है, तो ये ऑफर है। और सिमिलरली बोला जाता है कि बच्चों अच्छे से बिहेव करना। और आपको पता है कि बच्चा कितना भी अच्छा हो, वो बाहर वालों के सामने अच्छा बिहेव नहीं कर सकता है। मेरा भतीजा है ना, बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, उससे बोलो नोज का है, ये का है, वो का है, डांस कर, सब कुछ करता है, लेकिन कोई मेहमान आके बोलेंगे ना कि बेटा ये कर, निकलो, ऐसे कर देता है वो। तो ये होता है कि बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है, जब परफॉर्म करने को बोला जाए वो तब नहीं करते हैं। बट फिलहाल फिर से बच्चों ऑफर के 3 मेन पॉइंट। पहली बात, मैं आपसे कुछ करने को कहूंगा। दूसरी बात, मैं आपसे कुछ ना करने को कहूंगा। तीसरी बात, मैं आपका एक्सेप्टेंस चाहता हूं। ठीक है,
मैं आपकी एक्सेप्टेंस चाहता हूं। तो जब ये तीनों चीजें मिल सकती हैं, इनमें पहली दो चीज तो और में आएगी, मतलब मैं आपको कुछ करने को कहूं या कुछ ना करने को कहूं, बट आपका एसेंट या कंसेंट लेना चाहता हूं। क्लियर हो गया बच्चों ऑफर? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस। ये तो सिंपल है। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा था कि बेटा मेहमान आ रहे हैं, आप अंदर ही रहना, एकदम बिस्कुट नमकीन पे हाथ मत लगाना, अच्छा नहीं लगता। या फिर आपको बोला कि बेटा जाओ नीचे से कुछ लेके आओ, आपको जो भी ऑफर दिया, जैसी जैसी बातें कही गई है वैसे आपने मानी है, तो आपने ऑफर को एक्सेप्ट किया है। ठीक है। अब मैंने एक बच्चे से कहा था कि भाई मेरे से पढ़ो, मैं आपको एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करवाऊंगा। तो मैंने आपको जब बोला है एक अटेम्प्ट में आप क्लियर करोगे, तो उसके साथ साथ मैं पहले ही कुछ कंडीशन, फाउंडेशन के बच्चों के लिए ये बातें नहीं है, बट ये बात इंटर और फाइनल के बच्चों के लिए कि मैं कुछ कंडीशन भी ऐड ऑन करता हूँ कि आपको एटलीस्ट इतना तो पढ़ना पड़ेगा कि इंटर के हो तो 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, फाइनल के हो 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 4 घंटे, बिल्कुल 4 घंटे, 8 महीने लगातार, 4 घंटे का एवरेज पढ़ाई ट्यूशन के अलावा, 4 घंटे का एवरेज 8 महीने, इस बात को ध्यान रखो। अब बच्चे ये बात तो सुनते नहीं है कि एवरेज भी देना है हमें 4 घंटे का, और एवरेज देते नहीं है और फिर कहते हैं सर रिजल्ट तो आया नहीं, आपने तो झूठा प्रॉमिस किया था हमसे। मैंने कहा झूठा प्रॉमिस नहीं, उस प्रॉमिस की कुछ कंडीशन थी। तो आपको याद रखना है बच्चों, जो ऑफर दिया जाता है ऑफर में कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर हम सारी कंडीशंस के साथ ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तभी वो एक्सेप्टेबल है, वरना उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती। तो आपको याद रखना है, व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल मेड सिग्निफाइज एसेंट देयर टू प्रपोजल सेड एक्सेप्टेंस। कहता है जहां पे वो प्रपोजल को अपनी एसेंट दे दे, अपना एक्सेप्टेंस दे दे। और याद रखना बच्चों, जो एक्सेप्टेंस होती है ये अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड मतलब बिल्कुल इसमें कोई शर्त ऐड ऑन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि सर आप हमें पढ़ाएंगे, मैंने कहा हाँ मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ने आ गए, फिर कहते हो कि सर हम आपसे पढ़ेंगे तो सही, लेकिन पहले आप डांस दिखाओ। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एक शर्त डाल दी। तो बीच में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, मेरा मन होगा तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। चलिए, नेक्स्ट आता है प्रॉमिस। तो आपको पता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन गया? प्रॉमिस। तो सिंपल वर्ड में वही कह रहा है, प्रपोजल एक्सेप्टेड, जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया तो वो बन गया प्रॉमिस। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। दो व्यक्ति है बच्चों, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। इसी को बच्चों हम बोल देते हैं ऑफरर एंड ऑफरी। जो व्यक्ति प्रॉमिस दे रहा है वो होता है ऑफरर या प्रोमिसर, जो एक्सेप्टेंस देता है वो होता है ऑफरी या प्रोमिसी, सॉरी प्रोमिसी। अब याद रखना बच्चों, कभी भी आप अकाउंट्स लॉ कुछ भी पढ़ रहे हो, जिनके पीछे ये डबल ही लगता है ना, डबल ई जिसके पीछे लगता है वो उस पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट करता है, जिसके पीछे ओ आर लगता है वो उस पर्टिकुलर चीज को देता है। तो ये हमेशा होता है गिवर, और ये होता है हमेशा रिसीवर ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं प्रोमिसर है, तो ये प्रोमिसर प्रॉमिस देगा, ये प्रॉमिस रिसीव करेगा। ये है पेयर, तो ये पेमेंट देगा, ये पेमेंट पेई रिसीव करेगा। ठीक है। चलिए, प्रोमिसर प्रोमिसर की बात हो गई। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन। तो कहता है कंसिडरेशन when at the desire of promiser the promisee and any other person has done or abstained from doing something, does or abstains from doing something, or promises to do, abstain and doing from something such acts abstain। ठीक है। तो बेटा कंसिडरेशन में कह रहा है कि जिसने प्रॉमिस दिया उसने प्रॉमिस के बदले कुछ तो लिया आपसे, तो जो भी बदले में लिया उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। ये आप मत पढ़ना, इसकी डेफिनेशन बहुत बुरी है। ये पढ़ो, प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द प्रॉमिस टू अनदर पार्टी, इन टेक्निकल वर्ड्स उसको बोलते हैं बच्चों क्विड प्रो को। वो टेक्निकल नहीं, ये लैटिन वर्ड्स है। टेक्निकल वर्ड्स में तो समथिंग इन रिटर्न कहते हैं। टेक्निकल वर्ड वो है जिसमें आप कॉन्सेप्ट समझ पाओ। क्विड प्रो को याद रखना बच्चों, क्विड प्रो को मतलब समथिंग इन रिटर्न। भोजपुरी में बोलते हैं क्विड प्रो, सॉरी लैटिन में बोलते हैं क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न। उसके बाद आगे आता है बच्चों एग्रीमेंट। कहता है एवरी प्रॉमिस सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दैट इज एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ये हमने बात कर ली थी। फिर आगे उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2H कहता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ।
एग्रीमेंट के साथ जब एनफोर्सेबिलिटी जुड़ जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट कहता है वॉइड एग्रीमेंट। कहते हैं एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी पढ़ा बच्चों हमने वॉइड एग्रीमेंट। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीकों से की जा सकती है, बट वहां हम पढ़ेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको सबसे पहला एग्जाम के लिए डिफरेंस समझना है, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बच्चों याद रखना है आपको कि पहले एग्रीमेंट बनता है बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो अगर एग्रीमेंट ही नहीं बना तो क्या ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? तो बच्चों ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट क्या हो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो है जो एक टाइम तक क्या था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन के बाद वो क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये डेफिनेशन। तो बच्चों याद रखना है वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट क्या है? आप बिहार में जाके कहो कि भाई हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें हम अल्कोहलिक प्रोडक्ट को परचेज सेल करेंगे, तो आपको पता है कि भाई बिहार में तो अलाउड ही नहीं है, तो ये एग्रीमेंट ही नहीं हो पाएगा। बट आपको पता है बच्चों दिल्ली में कुछ टाइम पहले तक जो प्राइवेट अल्कोहलिक या वाइन शॉप्स थी वो अलाउड थी, लेकिन अब अलाउड नहीं है। अब सोचो बच्चों, मैंने आपसे एक जगह रेंट पे ली है, आप ये मत समझना कि सर अल्कोहल पे जा रहे हैं क्या, सर का कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। बेटा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट ये एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन है तो आपको समझ आ जाएगा। सोचो बच्चों मैंने एक जगह ली और मैंने अपनी इस जगह का नाम रखा लीकर वेयर हाउस, मतलब मेरी शॉप का नाम है, ये बहुत बड़ा ब्रांड है लीकर वेयर हाउस। अब बच्चों ये जो मैंने जगह ली है ये मैंने ली है रेंट पे, और मैंने जिससे रेंट पे एग्रीमेंट बनाया ओनर से, मैंने कहा कि भैया मुझे 11 मंथ्स के लिए दे दो, 11 मंथ के लिए मैं तुम्हें रेंट देता रहूंगा और बदले में तुम्हारी जगह को यूज करता रहूंगा। ठीक है, बट हुआ ऐसा कि अक्टूबर आते आते अक्टूबर में ही गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली जिस पॉलिसी के अगेंस्ट अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अल्कोहलिक प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती दिल्ली में। तो मैं तो प्राइवेट ही था, तो अब मुझे अपना वेयर हाउस बंद करना पड़ेगा। अब वो कहेगा कि भैया आगे के 3-4 महीने का रेंट कौन देगा, तो मैं कहूंगा कि भैया मेरा तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किस बात का था कि मैं तुम्हारी जगह को यूज करके अपने इस प्रोडक्ट को सेल करूंगा। अब गवर्नमेंट ने मेरे इस प्रोडक्ट पे ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो मैं काम कैसे करूं? ठीक है, तो इस दिन पे आके इन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैसा हो जाएगा, वॉइड। अब आपको दिख रहा है ना बच्चों, एक टाइम तक वो प्रॉपर वैलिड था, जो भी था वो बातें दोनों को माननी नहीं थी, दोनों को माननी पड़ी, लेकिन एक टाइम के बाद वो चीजें इनवैलिड हो गई। क्लियर है आपको? तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो एक लेवल तक वैलिड होता है उसके बाद वॉइड हो जाता है, वेयर एज वॉइड एग्रीमेंट विच इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मतलब इनिशियल या फिर शुरुआत से ही वॉइड है, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बच्चों शुरुआत से तो वैलिड था, तो इसीलिए वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड होना। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहता है एन एग्रीमेंट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ एनफोर्सेबल बाय लॉ एट ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू, जो एग्रीड पार्टी होनी चाहिए, एंड इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। अब आपको पता है बच्चों एनफोर्सेबिलिटी का मतलब तो ये है कि भैया दोनों पार्टी को बात माननी पड़ेगी, दोनों पार्टी जैसा जैसा कहेगी सामने वाली पार्टी को वैसा मानना पड़ेगा, तो एनफोर्सेबल बाय लॉ है ना। लेकिन जहां पे एनफोर्सेबल बाय वन पार्टी हो जाए ना, कि दोनों में से एक पार्टी अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट बिगड़ सकता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? दे आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद रखना है एक पॉइंट आप पढ़ेंगे बच्चों, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है कि जब जो भी आप कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बचपन में बहुत बारी आपको पढ़ने के लिए बैठाया जाता होगा और घर में से कोई मम्मी पापा डंडा लेके बैठते होंगे, तो डंडा लेके बैठ रहे हैं इसका मतलब आप जो पढ़ने बैठ रहे हो वो फ्री कंसेंट से नहीं बैठ रहे हो, आपको जबरदस्ती बैठाया जा रहा है। अब आप अपने घर वालों से बोल सकते हो कि वो जो आपने उस टाइम पे हमें बढ़ाया था ना वो फ्री कंसेंट नहीं है,
तो क्योंकि वो फ्री कंसेप्ट नहीं था तो हम थे एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है, और क्योंकि हम एग्रीव्ड पार्टी थे तो अब आपको हमें कंपनसेशन करना पड़ेगा। आपको कभी भी लगे आपके माताजी पिताजी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आप एग्रीव्ड पार्टी हो, आपको कंपनसेशन चाहिए, तो मेरा नाम लेके अच्छा, ठीक है, तो जैसा भी तुम्हें लगे कि तुम्हें जूते या चप्पल भी मिल सकते हैं एज कंपनसेशन, तो याद रखना बेटा, आप ये मत बोलना कि सर ने बोला था एग्रीव्ड पार्टी होती है, क्योंकि सर ने ये भी बोला है कि ये हाउस होल्ड डीलिंग्स है और मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहा हूँ, तो वहां ये एप्लीकेबल ही नहीं है। तो आप बेटा कितने भी एग्रीव्ड हो माताजी पिताजी के साथ, कभी भी ये मत बोलना कि हमें कंपनसेट करो जो तुमने गलत हमारे साथ किया है। जबरदस्ती जो हमें पढ़ाने को बिठाया था, जबरदस्ती जो हमें पीटा था कूटा था। खैर अभी जो उस तरफ जितने भी क्लास ले रही हैं वो सब लड़कियां ही हैं, तो फीमेल जो होती हैं वो बहुत कम पिटती हैं। अच्छा, नहीं कुछ एक्सेप्शंस होती है ना। तेरे तो कर्म ऐसे, तेरे को तो मैं भी पीटूं, पर वो है कि भैया मैं पेशेंस रखता हूँ कि चलो छोड़ो माफ कर देते हैं, इतनी सी तो है। छोटी बच्ची। क्लियर हो गया बच्चों? जहां पे ना एक पार्टी के साथ, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट में समझाता हूँ, देखो बच्चों सोचो मैंने आप सबसे कहा कि बेटा मेरे को अपना फोन दे दो। आपने कहा ठीक है सर, 10,000 का फोन, 20,000 का फोन, 30,000। अभी हर्षिता तो नहीं कर रही, उसके पास तो 1.5 लाख का फोन है, तो वो क्लास नहीं ले रही है अभी। तो आपसे मैं कहता कि फोन दे दो मुझे, आप कहते कि सर इतने इतने का है, इतने इतने का फोन है, तो मैं कहता ठीक है बेटा 10 रुपए में अपना फोन दे दो। आप में से कोई भी अपना फोन नहीं देता, मैं आपके सर पे रखता बंदूक और मैं कहता लाओ आप अपना 10 रुपए का फोन मेरे को दे दो। तो आप कहते सर फ्री में ले लो, 10 रुपए भी क्यों दे रहे हो, आप ही का तो फोन है। लेकिन जैसे ही मैं फोन लेके निकलता आप जल्दी से भागते किसी के पास जहां आप मेरी कंप्लेंट कर सको। तो दैट मीन्स आपने जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जो काम जो एग्रीमेंट मेरे साथ किया, वो अंडर प्रेशर किया। प्रेशर चाहे मेंटल हो, प्रेशर चाहे फिजिकल हो, प्रेशर इज प्रेशर। तो जहां पे प्रेशराइज करवा के काम किया जाएगा वहां फ्री कंसेंट एब्सेंट हो जाएगा। जब भी फ्री कंसेंट एब्सेंट होगा तो एक पार्टी को क्या बोला जाएगा? एग्रीव्ड पार्टी। और एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर दे, चाहे तो वॉइड कर दे। अब सोचो बच्चों, मैंने आपसे फोन ले लिया, आप गए पुलिस के पास, पुलिस ले गई कोर्ट में हम सबको, फिर पुलिस ने आपसे कहा कि आप एग्रीव्ड पार्टी हो, अब आप बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है वॉइड करना है। तो आप कहते हो कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर दो। अब आपको भी पता है आपका जो फोन है वो 5 साल पुराना था, तब 10,000 का लिया था, आपको तो 5 साल पुराने फोन के 10,000 मिल रहे हैं। आप कहोगे सर वैलिड करवा दो कॉन्ट्रैक्ट, हमें तो फोन नहीं चाहिए, हमें तो पैसे ही चाहिए। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सामने वाली पार्टी को पे करना पड़ेगा। वहीं आप कहोगे कि सर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करा दो, मुझे तो मेरे फोन से मतलब है, मुझे मेरा फोन चाहिए। तो जो भी चीज हो वो किसके पॉइंट से होगा? वो एग्रीव्ड पार्टी के पॉइंट से होगा। तो ऐसे एग्रीमेंट्स बच्चों, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल होते हैं किसकी वजह से? एग्रीव्ड पार्टी की वजह से। एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो वॉइड कर दे, चाहे तो वैलिड कर दे। क्लासरूम के अंदर जब भी आते हो अपने फोन साइलेंट पे रखा करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ लिया है कि भैया एक टाइम तक वैलिड होता है, उसके बाद कहता है सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, मतलब एक टाइम तक वो वैलिड था, उसके बाद उसने अपनी वैलिडिटी सीज कर दी या खो दी, तो उसको हम बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये वॉइडेबल, वॉइड एग्रीमेंट, ये सब मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा एक बार असेंशियल्स करवाने के बाद। तो आज का पहला टॉपिक है बच्चों हमारे पास असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कहता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यहां पहले तो बोल दिया फ्री कंसेंट पार्टी का होना चाहिए और पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी होनी चाहिए। मतलब आप उन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो जो कॉम्पिटेंट हो, है ना। जो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, मतलब जैसे आपको पता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जो माइनर्स होते हैं, माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड हो जाता है, वॉइड एब इनिशियो। हाँ बिल्कुल, अगर उसके बेनिफिट्स के लिए हैं। अब खुद आप सोचो, अगर आप कर रहे हो, आप क्यों किसी के बेनिफिट के लिए काम करोगे? आप तो अपने लिए करोगे ना। या एटलीस्ट ऐसा हो कि दोनों टू वे रिलेशन हो, उसका भी कुछ फायदा हो, आपका भी फायदा हो। उसके बाद कहता है लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एग्जांपल से बताऊंगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड कहीं पे भी वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि दिल्ली में शराब बेचना अगर आप प्राइवेट नहीं है तो आपको अलाउड नहीं है। दिल्ली छोड़ो, आपको पता है बिहार में शराब बेचना अलाउड ही नहीं है। और आपको पता है ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे 500 लोग वहां पे इलीगली एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हुए पकड़े जाते हैं। ठीक है बेटा, वहां सप्लाई करना भी मना है और वहां ड्रिंक करना भी मना है, ये तो बहुत गलत है। ड्रिंक करना भी मना है।
अल्कोहल, देखिए दो चीज होती है, आपको पता है, जैसे ना हम जब लॉ पढ़ते हैं, लॉ से जब किसी चीज को लॉ में बचाना होता है ना, जैसे हम हमारा देश में जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो कह रहा है कि भैया पॉल्यूशन से बचाओ, तो वो दिल्ली में कहते हैं कि भैया फायर या जो क्रैकर्स हैं, क्रैकर्स को जलाना अलाउड नहीं है, यही बोलती है ना। अगर आप चाहते हो तो आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दो, तो मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि जो वो काम कर रहा है उसका तो नुकसान हो जाएगा ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट कभी ये नहीं कहती कि हम मैन्युफैक्चरिंग को बंद करवाएंगे। वो क्या कहती है, आपको पता है बच्चों, दिवाली पे जितने भी क्रैकर्स फोड़े जाते हैं, उससे ज्यादा क्रैकर्स जो शादी या फंक्शंस में फोड़े जाते हैं वो उसमें होता है। बट दिवाली में वो सारा का सारा कसर एक ही रात में निकल जाती है। अब क्रैकर्स फोड़ना सही है या गलत है, लोग कल्चर के हिसाब से कहते हैं हमारा कल्चर है क्रैकर्स फोड़ना, ये सब। तो उन लोगों को अपना कल्चर ही नहीं पता। हमारा कल्चर कभी भी धुआं उड़ाना, आवाजें करना रहा ही नहीं है। हम इंडियन लोग हैं, हिंदू लोग हैं। हमारा सभ्यता और शांति से जो चीज हो सकती है वही हमारा कल्चर है। तो कहते हैं कि भाई रामनवमी, राम जी का वो है इसलिए बम फोड़े जाते हैं। भैया दिए जलाए जाते हैं, बम पटाखे नहीं फोड़े जाते हैं। और बम पटाखों से बहुत लोग परेशान होते हैं। इसलिए बच्चों आप बम पटाखे मत जलाना। इनकेस आपने खरीद लिया, आप मुझे दे जाना, मैं दिल पे पत्थर रख के मैं खुद फोड़ लूंगा उन बम पटाखों को, लेकिन आप मत फोड़ना। हाँ हाँ, मैंने 8th क्लास से नहीं फोड़े, खरीद के। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेता हूँ मैं। चलिए ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक बात, ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस बना, प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हुई, एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी आई, कॉन्ट्रैक्ट बना। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बच्चों कुछ असेंशियल्स। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो इन सब चीजों की जरूरत होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं आए तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। सबसे पहले कहता है प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब आप मेरे से कह रहे हैं कि सर ऑफर एक्सेप्टेंस तो ठीक है, लेकिन कुछ भी होगा आप मेरे अगेंस्ट एक्शन नहीं लोगे कोर्ट ऑफ लॉ में। तो अगर मैं आपके अगेंस्ट एक्शन ही नहीं ले सकता तो मैं लॉ को बीच में ला ही नहीं रहा। लॉ बीच में आने का, एनफोर्सेबिलिटी का मतलब ही यही है बच्चों, अगर कोई अपनी ऑब्लिगेशन को इनकम्प्लीट रखता है, पूरी नहीं करता है, तो सामने वाली पार्टी के पास उसके अगेंस्ट राइट रहता है। तो अगर आप उस राइट को यूज करने से ही मना कर दोगे तो वहां तो एनफोर्सेबिलिटी का क्या करेंगे, अगर राइट यूज नहीं हो सकता तो। जैसे हमारे देश में हम कहते हैं कि लॉ बहुत बड़ी चीज है, लॉ बहुत बड़ी चीज है। बच्चों लॉ कुछ भी नहीं है। लॉ सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी के लिए, अमीर आदमी के लिए कोई लॉ नहीं है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो, एक गरीब ने सिर्फ, उस पे इल्जाम लगा था, उसने कुछ नहीं किया था, वो एकदम क्लीन चिट थी, उस पे सिर्फ इल्जाम लगा था कि उसने किसी का पर्स मारा और पर्स में सिर्फ 500 रुपए थे। सोचो बच्चों, उस 500 रुपए के लिए 6 साल उस बंदे को जेल पे रखा गया। नॉर्मली ये क्राइम नहीं है, उसको सिर्फ पूछताछ के लिए जेल पे ले जाया जाता था। लेकिन जब कोर्ट में डेट आती थी तो डेट में वो कहता था मैंने चोरी नहीं करी, उसके अगेंस्ट सबूत नहीं मिलते थे कि वो चोर है, तो उसलिए वो कुछ दिन के लिए और रिमांड पे भेजते थे। वो रिमांड होते होते, ड्यू डेट्स आगे मिलते मिलते उसको जब 6 साल हो गए, तब उससे बोला गया कि अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि एक्सेप्ट करेगा तो सिर्फ 3 महीने की कैद होगी। सोच, ये होता है। और वहीं एक सॉलमन भाई हैं, तो सॉलमन भाई, आपको भी पता है कि सॉलमन भाई ने चिंकारों को भी मारा था जो कि अलाउड नहीं था, उन्होंने अपनी गाड़ी से भी ठोका था, लेकिन उनके अगेंस्ट कुछ नहीं हुआ। वाई? बिकॉज ही इज रिच। और आपको भी पता है कि जो रूल्स होते हैं वो रिच आदमी के लिए होते हैं। आपको पता है बेटा, आपने ना साइरस मिस्त्री का नाम सुना होगा। साइरस मिस्त्री अपनी टाटा कंपनी में एक अच्छा ओहदा रखते थे। साइरस मिस्त्री ने जब उनका एक्सीडेंट हुआ, आपको पता है उनका एक्सीडेंट होते ही विद इन 1 मंथ रूल बना दिया, लॉ बना दिया कि अब जो भी गाड़ी बनेगी, आगे पीछे हर जगह सीट बेल्ट होनी मैंडेटरी है, सबको सीट बेल्ट पहननी मैंडेटरी है। दैट मीन्स अगर मेरी पुरानी गाड़ी है तो मेरे पास पुरानी जो मेरी बैक साइड की सीट्स है उस पे नहीं है, तो मेरे उस पे नहीं लगता। होती हैं लेकिन वो निकलवा देते हैं। बट आज के टाइम पे मैंडेटरी है। बट आज से पहले भी तो जाने कितने लोग थे बच्चों जो एक्सीडेंट से मर रहे थे या किसी रीजन से मर रहे थे, तब ये रूल नहीं बनाया। तो देखा, एक अमीर आदमी की जान ने पूरा का पूरा लॉ बदलवा दिया, वहीं लाखों लोग मर रहे हैं, किसको क्या फर्क पड़ता है। तो ये बुरी चीज है कि लॉ सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए, गरीबों के लिए, सॉरी, लॉ सिर्फ गरीब लोगों के लिए, अमीर लोगों के ऊपर एनफोर्सेबिलिटी ऐसी नहीं होती है। यहाँ मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया, मैं इमोशंस कंट्रोल करता हूँ, फिर बोलता हूँ बच्चों प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि भाई मैं अगर आपसे कोई चीज कहूंगा तो मेरा ऑफर प्रॉपर होना चाहिए एंड आपकी एक्सेप्टेंस प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर नहीं है तो फिर हमारे बीच में एग्रीमेंट नहीं बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको मूवी दिखाने ले जाऊंगा संडे को, जब आपका रिजल्ट आएगा और आप पास हो जाओगे।
ठीक है। अब आगे की कंडीशन ये है कि जब आपका रिजल्ट आएगा आप पास हो जाओगे। आपने पूरी बात सुनी नहीं, आपने सुना कि सर तो संडे को मूवी ले जा रहे हैं, संडे को सब यहाँ इकट्ठे हो गए कि सर मूवी ले जाओगे, तो मेरा जो ऑफर है वही प्रॉपर आप तक नहीं गया, तो उसके लिए आपने एक्सेप्टेंस कैसे दे दी मुझे? तो जब प्रॉपर ऑफर नहीं था तो क्या मैं ले जाऊंगा आपको मूवी देखने के लिए? मैं कहूंगा ये लो बेटा, मेरा इंटरनेट कनेक्ट करो, डाउनलोड कर लो और निकलो। ठीक है। दूसरी चीज, एक्सेप्टेंस भी प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बेटा चलो मैं मूवी दिखाने ले जा रहा हूँ सबको, लेकिन जिसको भी जाना है वो एक बार मेरे को यस रिप्लाई जरूर कर देना व्हाट्सएप पे। ये देखो ये अभी सी कर रहा है। नहीं नहीं, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल मतलब। तो मैंने कहा यस रिप्लाई कर देना। तो हमारे बीच में एक लड़की है अंशिका, वो भी क्लास ले रही है। तो अंशिका ने कहा सर ने तो यस करने को कहा है, पर व्हाट्सएप से कहा है, मैं तो व्हाट्सएप ही नहीं चलाती। तो ये गई पोस्ट ऑफिस, वहां पे एक चिट्ठी में बड़ा बड़ा लिखा यस, और वहां से मेरे को कुरियर करवा दिया इसने अपना यस। तो क्या इसकी यस को यस माना जाएगा? ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा अंशिका को मूवी देखने के लिए, लेकिन टेक्निकली हाँ, एक्सेप्टेंस जो है, एक्सेप्टेंस तब मिलेगी जब मेरी हिसाब से होगी। काफी सारी बच्चों गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स में लिखा होता है आपको अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजनी है, स्पीड पोस्ट से भेजनी है, या नॉर्मल पोस्ट से। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो भी आपकी एप्लीकेशन को वो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझाता हूं, जो है प्रॉपर एक्सेप्टेंस, कि बिना ऑफर और एक्सेप्टेंस के कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, लीगल रिलेशनशिप नहीं बन सकती। अब याद रखना बच्चों, अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होके सोचना है, इमोशनल आपको नहीं होना है। अगर इमोशनल होके सोचोगे तो कभी भी लॉ नहीं समझ पाओगे। तो समझना बच्चों, ए और बी हस्बैंड वाइफ, इनका बेटा सी, और डी है इनका नौकर। ठीक है, डी है नौकर। तो सी था, ये बच्चा खेलते खेलते कहीं मिसप्लेस हो गया। मिसप्लेस हो गया तो ए और बी परेशान हो गए। ए बी ने कहा कि चलो बच्चे को ढूंढते हैं। तो ए बी और डी तीनों बच्चों को ढूंढने लगे। जब बच्चा नहीं मिला तो डी से कहा कि भाई तू जा और दूसरे गांव में जा, दूसरे गांव में ढूंढ बच्चे को। तो ये दूसरे गांव में, मतलब ये बच्चा चला गया यहाँ से ये बच्चे को ढूंढने। ए बी ने आसपास के गांव में देखा, कहीं पे भी बच्चा नहीं मिला। 3 दिन के बाद ना डी को बच्चा मिला ना सी को बच्चा मिला। तो ए और बी को बच्चा नहीं मिला। इन्होंने एक पोस्टर लगाया और लिखा जो हमारे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको इतना रुपए का इनाम मिलेगा। ठीक है, अब इनाम मिल गया बच्चों, इनाम लिख दिया। बट याद रखना, इनाम इन्होंने डी के जाने के बाद लिखा। क्या डी को पता है कि इस पे इनाम है? बट चौथे दिन वो बच्चा मिल गया। जब बच्चा मिल गया, डी इसको लेके वापस जब अपने गांव में आया तो इसने देखा कि भैया यहाँ पे इतना पोस्टर लगा हुआ है। और पोस्टर लगाए तो डी ने कहा कि ए और बी लाओ मुझे पैसे दे दो, क्योंकि बच्चे को लेकर मैं आया हूं। तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो इनाम हमने एज पर कॉन्ट्रैक्ट रखा था कि जो इसको पढ़ के हमारे बच्चे को लेके आएगा, इसको कमाने के इंटेंशन से। तू तो हमारा नौकर है, तू तो हमारा आदमी, तू तो हमारे लिए लेने गया था, तो तेरे को ये थोड़ी मिलेगा। एंड प्लस ये जो ऑफर था ये तेरे को कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था कि तू इस ऑफर को सुनने के बाद बच्चे को लाया हो। इसका मतलब उसका एक्ट कैसा हो गया बच्चों? उसका एक्ट हो गया वॉलंटरी। और अगर एक्ट वॉलंटरी है तो उसके अगेंस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। बट आगे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पढ़ोगे कि वॉलंटरी एक्ट के अगेंस्ट भी पेमेंट की जा सकती है। तो यहाँ पे माना कि वॉलंटरी लेके जाए, लेकिन ए भी कह सकते हैं चल 500 छोड़, 100 रुपए तो तू रख ही ले। ठीक है, तो वॉलंटरी एक्ट्स की भी जो पेमेंट होती है वो की जाती है। तो कंपलसरी नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आपने वॉलंटरी एक्ट जो किया है वो किस लेवल का किया है। अगर आपने किसी का सामने से बहुत ज्यादा नुकसान होने से बचाया है तो यहाँ पे आप खुद डिमांड कर सकते हैं कि एटलीस्ट हमारा जो समय और मेहनत गई है उसकी पेमेंट हमें कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे जहां पे हम फाइंडर ऑफ गुड्स बनेंगे, कि मेरे को किसी के गुड्स मिले हैं गिरे हुए, तो मैं जाके दे देता हूँ। लेकिन उसको ढूंढने में हो सकता है मैंने बस का किराया दिया हो, कुछ किराया दिया हो उसको ढूंढने में, तो मैं उससे वो पैसे ले सकता हूँ। एक्ट तो मेरा वॉलंटरी है ना, बट उस वॉलंटरी एक्ट के अगेंस्ट मैं कुछ ना कुछ ले सकता हूँ। राइट है मेरे पास पैसे लेने का, जो कि लॉ ही देगा मुझे आगे। तो ये क्लियर हो गया बच्चों। जब डी को बोला गया कि भाई जब तुम्हें ऑफर ही नहीं पता था तो तुम कैसे उस ऑफर के अगेंस्ट अपना कंपनसेशन मांग सकते हो? तो बात खत्म हुई बच्चों। इससे पता चला कि हमारा ऑफर प्रॉपर होना चाहिए, जो कंडीशंस है उन कंडीशन के साथ एक्सेप्ट होना चाहिए, वरना हम मानते हैं कि हमारा ऑफर रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है बच्चों लॉफुल कंसिडरेशन। कहता है अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम कमर्शियल लॉ की बात कर रहे हैं बच्चों, तो कमर्शियल लॉ में हमेशा याद रखना है आपको, दो ऐसी पार्टीज के बीच में आप डील करेंगे जो गुड सर्विसेज आपको दे रहे हैं, या गुड सर्विसेज देने के बाद आपको
लाइक पैसों से रिलेटेड कोई भी काम करवा रहे हैं। अब आपको एक केस बताता हूँ बच्चों, ये केस है, आपने अदानी का नाम सुना है, गौतम अदानी, आपको पता है गौतम अदानी साहब एक बार किडनैप हुए थे? नहीं पता? उनकी हिस्ट्री है, एक बार उनको किडनैप कर लिया गया था, तब उनके पास इतना पैसा नहीं था। जब किडनैप किया गया था, आपको पता है बच्चों, ये अदानी जी का केस नहीं है, लेकिन ये एक बहुत रोचक केस है, तो वो केस मैं आपको बताता हूँ। ए एंड बी, ये थे बच्चों किडनैपर्स। ध्यान से सोचना, आपको बताना है कि कहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये थे बच्चों किडनैपर्स। यहां सी गया, सी एक कंपनी में था, और इसकी जो राइवल कंपनी थी, इस राइवल कंपनी के डायरेक्टर को बोला इस डायरेक्टर को किडनैप कर लो, और किडनैप करने के बदले पैसे दे दिए। तो इसने बच्चों पैसे दे दिए, वो तो किडनैपर्स का काम ही किडनैप करने का है, तो वो पैसा लेने के बाद किडनैपिंग करते हैं। लेकिन अगर ये काम करने से मना कर दे और आपसे पैसे भी ले ले, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्रीमेंट वॉइड है। पता है ना, क्लियर है ना बच्चों? किडनैपिंग करना एक वॉइड एग्रीमेंट है। अगर ये वॉइड नहीं होता, ये एकदम लीगल होता, तो हो सकता है बच्चों कि हमें बचपन से हमारे पेरेंट्स ना बोलते कि बेटा 12th के बाद सीएमए करना, हो सकते बोलते बेटा 12th के बाद किडनैपिंग का कोर्स करो, बहुत स्कोप है, सुपारी लो, बहुत स्कोप है, आजकल पॉपुलेशन बहुत हो रही है। खैर, सो बच्चों जो किडनैपर था, किडनैपर ने डी को किडनैप कर लिया। डी को किडनैप करने के बाद पता चला कि इस किडनैपिंग पे सी भी मिला हुआ था, और जितने भी फिरौती के पैसे थे वो 50% सी को मिले। ठीक है, ये बात पता चल गई, आउट हो गई कि भैया इसने करा था। इसके अगेंस्ट पुलिस ने जो एक्शन लिया लिया, इनकम टैक्स वालों ने नोटिस भेज दिया कि वो जो किडनैपिंग करी थी ना, आपके पास 5 लाख रुपए आया था, उस पर 1.5 लाख का टैक्स बन रहा है, वो जमा करवा देना। ये इनकम टैक्स से नोटिस गया। तो देखो, इनकम टैक्स वालों को सिर्फ और सिर्फ इनकम से मतलब है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे कमा रहा है, क्या कमा रहा है। तो किडनैपिंग के पैसों पे भी उसको नोटिस भेज दिया गया। ऐसा भी होता है। खैर, आपको ये पता है बच्चों, किडनैपिंग करवाना, किसी को लाइक किसी को पिटवाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, या इमोरल की मैं आपको पैसे दे रहा हूं कि जाओ उसका नुकसान कर दो किसी भी तरीके से, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेटा कमर्शियल एक्ट। कमर्शियल एक्ट मतलब कॉमर्स से रिलेटेड चीज हो तो ठीक है, लेकिन अगर कॉमर्स से रिलेटेड चीज नहीं है तो फिर वो एक्ट के बाहर आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको पैसे दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि जाओ उसको मारो, तो ये क्या है बच्चों? इमोरल चीज है, या कोई भी चीज जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। अब आपको पता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट करना, लाइक कुछ मैन्युफैक्चर करना गलत तो नहीं है। अब आप कहोगे कि सर हमने तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ये तो अलाउड है, ये तो कमर्शियल है, तो हम बिहार में चले गए शराब बनाने। आप बताओ, अब क्या ये अलाउड होगा? वहां तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो गया ना। इसीलिए बोला जाता है कहीं कुछ काम करने से पहले वहां के रूल्स लॉज आपको पता होने जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा, अब एक एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और एक एक्ट है जो बिहार का अल्कोहल से रिलेटेड एक्ट है, तो आपको दोनों की नॉलेज होनी चाहिए ना। अगर एक की भी नॉलेज पूरी नहीं है ना, तो फिर आप गड़बड़ कर बैठोगे। इसलिए कहते हैं ज्ञान हो तो पूरा हो, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। नेक्स्ट आता है बच्चों कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब कहता है द पार्टीज मस्ट हैव कैपेसिटी या लीगल एबिलिटी टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे बता रहा है वो लोग जो वैलिड मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कहता है एनी पर्सन एज ऑफ मेजोरिटी। तो बच्चों 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को हम एज ऑफ मेजोरिटी कहते हैं। नेक्स्ट कहता है बच्चों साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब जिसका दिमाग बैलेंस हो, जो अपने दिमाग से सही सोच समझने की क्षमता रखता हो। नेक्स्ट कहता है इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ विच ही इज सब्जेक्ट। कहता है किसी और लॉ के अंडर उसको डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। जैसे खुद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देता है, जिसमें एलियन एनिमी आता है। क्यों करता है ये बात हम बाद में करेंगे। इंसॉल्वेंट आता है, इनको खुद ही लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया है, बट कभी कभी कोई दूसरा लॉ भी डिस्क्वालीफाई कर देता है। फॉर एग्जाम्पल नीरव मोदी का आपने नाम सुना है, तो सेबी ने डिस्क्वालीफाई किया है कि भैया आज के बाद इंडिया में किसी और कंपनी में ये डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो कंपनी में डायरेक्टर ना बनने के लिए उसे कंपनीज एक्ट भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है, खुद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है, या कोई अलग एक्ट भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो अगर किसी और एक्ट ने भी डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो इसका मतलब वो डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ बोला जाएगा। आगे कहता है बच्चों पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग ल्यूसिड इंटरवल्स। ल्यूसिड इंटरवल्स मतलब होता है बच्चों, ये मैं बताता हूं आपको। एन एलियन एनिमी फॉरेन सोवर्न्स accredited representative of foreign insolvent convicts not competent to contract।
तो ये कह रहा है कि बच्चों अनसाउंड माइंड जो है ना, वो व्यक्ति कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन उसके अलावा एलियन एनिमी हो गया, फॉरेन सोबर्न्स हो गए, या इंसॉल्वेंट या कन्विक्ट, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। तो बच्चों ये जो साउंड माइंड का कॉन्सेप्ट है ना, ये कुछ ऐसा है कि जब हमारा होशो आवाज में दिमाग हो, तब हम कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका कोई दोस्त आपको मिला, आपने कहा था कि मुझे अपना फोन दे दो, तो उसने कहा कि ठीक है भाई, फोन ले लेना मेरे से, 10,000 में फोन ले लेना। ये बात माननी है, उसको देना पड़ेगा 10,000 में। लेकिन अगर आपका फ्रेंड अच्छी खासी लगा के बैठा है, घुट्टी लगा के बैठा है मान लो, तो आपने कहा कि फोन दे दो, वो फोन लेगा यार, ये जिंदगी तेरी, ये घर तेरा, ये गाड़ी तेरी, बंगला तेरा, सब ले जा, सब कुछ ले जा। उसने पीने के बाद ये सब वादे कर दिए, तो आपको लगता है पीने के बाद ये सारे के सारे वादे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसका जो दिमाग है वो साउंड माइंड नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है बच्चों कि अगर बंदा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या ड्रग्स है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एग्रीमेंट जो भी करेगा वो वॉइड होंगे, लेकिन जब वो नॉर्मल माइंड का होगा तब उसके किए गए सारे के सारे एग्रीमेंट वैलिड होंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब आपको समझ आ गया, दो चीज कहता है बच्चों ये, एक तो कहता है सेम थिंग इन सेंस, कंसेंसस एड आइडम, मतलब सेम थिंग इन सेम सेंस, जैसा मैं सोच रहा हूं ना आप वैसा ही कर रहे हो, तब फ्री कंसेंट होगा। दूसरा, वो किसी भी प्रेशर के बिना होना चाहिए। अब याद रखना बच्चों, जब भी फ्री कंसेंट की बात आएगी तो आपको याद रखना है कि प्रेशर जरूर होगा, चाहे प्रेशर मेंटल हो चाहे प्रेशर फिजिकल हो। तो बच्चों जब मेंटल प्रेशर आता है तो फिजिकल प्रेशर में हम कोर्जन बोलते हैं, या आगे बात करेंगे, तो अभी आपको शब्द ना भी समझ आए तो कोई बात नहीं, इसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कोर्जन। तो ये कहता है सबसे पहले जब तक सेम थिंग सेम सेंस में हम नहीं ले रहे तब तक। अब बच्चों मान लो कि यहाँ पे दो बोतल रखी हुई है, मैं कह रहा हूं कि 20 रुपए में ये बोतल ले लो। एक ये प्लास्टिक की बोतल है और एक कांच की बोतल है। ठीक है, अब कांच की बोतल से आप कुछ गलत मत समझना, ये प्लास्टिक की बोतल 20 रुपए की है, वो जो कांच की बोतल है वो 800 रुपए की है। अच्छा, उसमें है क्या ये आप मत सोचना, उसमें बेचा रूह अफ़ज़ा है उसमें। तो अब मैंने आपको कहा कि मैं आपको 100 रुपए में बोतल दूंगा, आपने सोचा कि सर कांच वाली बोतल मुझे देंगे, बट मैं क्या सोच रहा हूं अपने दिमाग में, मैं प्लास्टिक की, मैं फायदा सोच रहा हूं कि 20 रुपए की चीज 100 में बेचूंगा। आप सोच रहे हो कि 800 की चीज 100 में मिलेगी, आपको फायदा है। तो हम दोनों सेम थिंग सेम सेंस सोच ही नहीं रहे कि जिस चीज पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है ना, जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, वो हम दोनों के दिमाग में अलग अलग चीजें हैं, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट इससे कभी नहीं बन सकता। तो इसको बोलते हैं बच्चों सेम थिंग इन सेम सेंस। एंड इसके अलावा जब भी मेरे को प्रेशर डाला जाएगा, चाहे वो फिजिकल प्रेशर हो चाहे मेंटल प्रेशर हो, तो इसमें क्या क्या आ गया बच्चों, कोर्जन, जहां पे मैंने डरा धमका के आपसे काम करवाया। अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो हमेशा हमारे पेरेंट्स हमसे करवाते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है बच्चों, आप पे इमोशनल अत्याचार करके, बेटा ये काम कर दो वो काम कर दो, ऐसे पेरेंट्स बहुत करवाते हैं, मेरे साथ भी हुआ आपके साथ भी हुआ, और उसको कोई रोक नहीं सकता है ना। आपको पता है बच्चों, अनड्यू इन्फ्लुएंस पेरेंट्स बहुत करते हैं, लेकिन वहां माना जाता है कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। एक टीचर और स्टूडेंट का, एक लॉयर और उसके क्लाइंट का, एक डॉक्टर और उसके पेशेंट का, एक पेरेंट्स और उसके बच्चे का, इनके बीच में सबसे ज्यादा अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, ये बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस माना ही नहीं है, ये हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, उसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक। मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक तब होती है बच्चों जब सेम थिंग सेम सेंस नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है बच्चों जो एम है, वो एम कैसा होना चाहिए, लॉफुल एंड लीगल। कुछ भी इलीगल या फिर अलग तरीके से, जैसे मैं कहता हूं कि भैया ये लो पैसे और उसको मार के आ जाओ, मैं सुपारी दे देता हूं, आप कहते हो लाओ सर हमारा सुपारी का भी काम है, सीए में तो हम ऐसी पार्ट टाइम कर रहे हैं, मेन काम तो हम सुपारी लेकर ठिकाने लगा देते हैं किसी को ना, तो ये हमारा मेन काम है। सो ये लॉफुल नहीं है। या फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये लो 10,000 रुपए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दो, तो अगर आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान कहोगे या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कहोगे, तो उसमें भी क्या होगा बच्चों, वो भी अनलॉफुल हो जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा। ये भी बोल रहा है कि भैया अगर दो लोग क्रिमिनल एक्ट में आते हैं तो वो लॉफुल नहीं है। उसके बाद कह रहा है कौन कौन से एग्रीमेंट अनलॉफुल है, फॉरबिडन बाय लॉ, जैसे कहीं लॉ नहीं बोला गया। अब बच्चों आप लॉ समझना, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिहार में शराब अलाउड नहीं है, गुजरात में शराब अलाउड नहीं है, लेकिन आप कहते हो सर दिल्ली में अलाउड है, यूपी में अलाउड है, हरियाणा में। तो लॉ बच्चों अलग अलग लेवल्स में होता है हमारे देश में।
सबसे पहले होता है जो हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। वो सारे के सारे कानून जो यूनियन लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट। इसमें बच्चों इनकम टैक्स भी इसी में आता है, ठीक है। इनकम टैक्स भी यूनियन लिस्ट का पार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में आते हैं अल्कोहल से रिलेटेड चीजें, ठीक है। जितने भी हमारे पेट्रोल हो गए, पेट्रोल से रिलेटेड चीजें, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजें, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के पास आती है। उसके बाद एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसपे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों का हिस्सा होता है। जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में स्टेट का भी हिस्सा होता है, और मतलब दोनों ही लोग रूल बनाते हैं। लेकिन आपको पता है जहां यूनियन और स्टेट दोनों के बीच की लड़ाई है, तो मानी किसकी बात जाएगी? यूनियन। अगर मैं आपको एक केस समझाना चाहूँ ना, देखो एक प्रैक्टिकल केस है। आपको पता है आप सब लोग दिल्ली में ही हो, तो दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी है जिसमें जो अभी डिप्यूटी सीएम थे दिल्ली के, उनको पकड़ा हुआ है और वो बोल रहे हैं कि एक्साइज में इन्होंने फ्रॉड किया है। तो भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला हुआ है कि अल्कोहल से रिलेटेड सारे के सारे राइट्स तुम्हारे हैं डिसीजन लेने के, तो टेक्निकली जिस बात के लिए भी उस फ्रेम किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। एंड कुछ टाइम बाद अगर जेन्युइनली सारी की सारी वो होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट लिस्ट में डाला हुआ है उस चीज को। अगर स्टेट लिस्ट में उस चीज को डाला है, तो हु विल बी द डिसीजन मेकर? स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होगा वो सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट। ओके बच्चों, इसके अलावा आगे कहता है सच इन नेचर परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। कह रहा है कि अगर उसे अलाउ कर दिया तो उससे लॉ की कोई प्रोविजन टूटेंगे, अगर वो फ्रॉडुलेंट हुआ या फिर किसी को इंजरी दे रहा है, पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को, या कोर्ट ने उसे इमोरल किया हुआ है कि ये चीजें इमोरल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ध्यान से सोचना, एग्जाम पास करना अच्छी बात है, चीटिंग करना इमोरल है या अनएथिकल मैं बोल सकता हूं। लेकिन क्या आप करते हो या नहीं करते? अगर मौका मिला तो आप करोगे या नहीं करोगे? इवन जो बच्चे वहां क्लास ले रहे हैं, क्या नहीं करोगे आप? सब करोगे ना, गलत है ना। लेकिन क्योंकि इमोरल है, कोर्ट ही बोलता है कि भैया चीटिंग करना इमोरल है, इसलिए नहीं करना चाहिए। कल को मैं अपना नहीं बोलता, पता नहीं, कभी कभी वीडियो बच्चे ना वीडियो को काट काट के इधर उधर कर देते हैं, तो मैं जो इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ वो तो चली जाए। मान लो बच्चों कल को एक पर्सन है एक्स, वो कहते कि भैया इंस्टीट्यूट तो चला ही रहा हूँ, एक नया बिजनेस शुरू करता हूँ जहां पे बच्चों को चीटिंग करवा के पास करवाया जाएगा, ठीक है। आप बच्चों, बिजनेस तो बिजनेस है, चीटिंग करके पास कराना, बट ये ऐसा बिजनेस कोर्ट अलाउ कभी भी नहीं करेगा। तो आपके और मेरे बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? वॉइड। क्लियर है ये सारी बातें? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है पॉसिबल टू परफॉर्म। पॉसिबल टू परफॉर्म मतलब बेटा कभी ना कभी ऐसा होगा, कोई आपसे कहेगा कि हम चांद तारे तोड़ के लाएंगे तुम्हारे लिए, है तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म। कोई भी चीज जो पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं है कि मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा 10,000 रुपए लो और तुम्हारी गाड़ी जितनी भी तेज भागती है मैं उससे ज्यादा तेज उसे सर पे रख के भाग लूंगा, ठीक है। आपको पता है दिस इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म। आपने मेरे को पैसे भी दे दिए, कहा अब देखेंगे सर गाड़ी लेके जाएंगे सर पे, तो भाई ये पॉसिबल टू परफॉर्म है ही नहीं। जो भी चीज पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि भैया प्रैक्टिकल हो जाओ। जो प्रैक्टिकल है ना, कोई आपसे बोले कि तुम्हारे लिए कभी चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, है ना, तो मैंने एक बार ऐसी अपनी वाइफ से बोला कि यार तुम भी क्या करते हो, तुम बोले तो चांद ले आए तुम्हारे लिए, तारे ले आए। तो उसने कहा ऐसा है कि बच्ची के डायपर ले आओ नीचे से। अब बेटा इसमें भी बड़ा कष्ट है, हम फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं और लिफ्ट नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। प्रैक्टिकल लोग जो होते हैं ना, वही इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं रखते। अब बच्चों मैंने तो आपको फिर से हाउस होल्ड में ले गया, आपको हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना, आपको कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अब कमर्शियल में बच्चों मान लेते हैं कि मैं चावल लेके आपके पास बैठा हूँ, मेरे पास सारा का सारा जो चावल है एक मोगरा चावल होता है। मोगरा इज एवरेज क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, अच्छी क्वालिटी इज बासमती राइस। तो मोगरा क्वालिटी का मेरे पास राइस है, वही राइस अवेलेबल है। आप आए, आपने कहा हमें तो अच्छा चावल चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल मैं आपको बासमती दे दूंगा, और मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, विच इज फॉर मी इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, क्योंकि मेरे पास वो चीज है ही नहीं। तो जो चीज मेरे पास नहीं है मैं उसको कैसे किसी और को सेल कर सकता हूँ? क्या मैं आपकी कार को किसी और को सेल कर सकता हूँ? ठीक है, मान लेते हैं कि ये अंशिका की कार है, मान लेते हैं, ठीक है। ओहो, व्हाट अ वंडरफुल कार, ये बेटा विंटेज कार है, ये अंशिका की कार है। अंशिका की कार है, अंशिका की कार कौन बेच सकता है? अंशिका की यार अंशिका ही बेच सकती है, क्या मैं बेच सकता हूँ? तो मैं
और आदित्य घूम रहे थे। आदित्य ने कहा सर गाड़ी तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा ला पैसे दे, मैं बेचता हूँ तुझे, मैं दे दूंगा तुझे। तो मैं कैसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, विच इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज सर्टेन एंड कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। कहता है जहां पे टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट सर्टेन हो, दैट मीन्स मैं आपसे कह रहा हूं बेटा मेरे से ये पर्टिकुलर आइटम खरीद लो, लेकिन कितने का नहीं पता, तो यहाँ एग्रीमेंट नहीं हो सकता। जब तक अमाउंट स्पेसिफिक नहीं हो, दिन स्पेसिफिक नहीं हो, या जो भी कंडीशन है वो सब स्पेसिफिक ना हो, तब तक एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। नेक्स्ट कहता है कोई भी चीज विच इज नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड, अगर वो वॉइड डिक्लेयर है तो हम उसको कर ही नहीं सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेगा ही नहीं। और अगर वॉइड डिक्लेयर नहीं है तो हम उस एग्रीमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, वही है बच्चों की कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है वो होनी जरूरी है। जैसे ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल एंड रिटर्न। ओरल एंड रिटर्न आपको याद रहेगा बच्चों, याद रखना हमारी कंट्री में ना हम रिटर्न को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, ओरल को प्रेफर नहीं करते हैं। ओरल को हम तब प्रेफर करते हैं जो हमारी ट्रांजैक्शन होगी उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू बहुत लो हो। अगर लो वैल्यू होती है ना ट्रांजैक्शन की तो हम ओरल रखते हैं, वरना हम राइटिंग पे। लाइक आप बच्चों कोई महंगी चीज खरीदो, आप लैपटॉप खरीदो, फोन खरीदो, बिल संभाल के रखते हो ना। ठीक है, आप कल को माचिस खरीदने गए, टॉफी खरीदने गए, तो बिल मांगते भी हो, रखना तो दूर की बात है, क्या बोलोगे कि भाई माचिस ले ली, जल्दी से एक जीएसटी वाला बिल बना के दे दो, क्या वो देगा जीएसटी का बिल आपको? वो नहीं देगा। शायद उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट 1 रुपए की आ जाएगी और माचिस में उसको मार्जिन शायद 10 पैसे का मिलता होगा, तो ऐसा वो नहीं करेगा। तो नेसेसिटी लीगल फॉर्मेलिटीज है बच्चों। आपने इंस्टीट्यूट का एग्जाम फॉर्म सबने भर लिया, यहाँ भर लिया, आप लोगों ने भर लिया सबने एग्जाम फॉर्म, ऑनलाइन क्लास? कोई ऐसा तो नहीं जिसने नहीं भरा? ठीक है, सबने भर लिया। अब बच्चों वहां लिखा था कि अगर आपको एग्जाम देने हैं ना तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है। अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाते हैं और बोलते सर हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है, हम ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास एटीट्यूड है, हम तो नहीं भर रहे ऑनलाइन। तो इंस्टीट्यूट अपना एटीट्यूड दिखाता है, वो बोलता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आपको एग्जाम देने हैं तो एग्जाम देने के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन चले गए अप्लाई करने तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। तो ये सारी की सारी चीज आती है अदर लीगल फॉर्मेलिटीज में। क्लियर है? बस आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये बुक मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग इसको आगे पढ़ लेंगे, यहाँ तक एटलीस्ट पढ़ लेना, जो छोटे मोटे डाउट्स होंगे वो करना। और मैं आपको ना बहुत बहुत डीपली करवा रहा हूँ लॉ, जब आप खुद ऑब्जेक्टिव देखोगे तो बहुत आराम से वो आपसे हो जाएंगे। चलो ठीक है बच्चों, बाकी फिर परसों मिलते हैं हम लोग। ओके बेटा, बाय बाय।